मैं रोज़ की तरह आज शाम भी उदास बैठी थी। मेरे पति रोहित का अमेरिका का वीज़ा लग गया था। मैं यही सोच कर परेशान हो रही थी कि मैं रोहित के बिना कैसे रहूँगी। हमारा एक संयुक्त परिवार था। घर में हमेशा शोर शराबा रहता था। मेरे ससुराल में मेरी सास और ससुर बहुत ही सख्त मिजाज के इंसान थे। मेरी सास हमेशा अपना हुक्म चलाती रहती थी। मैं बहुत ही डरपोक किस्म की इंसान थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की थी। मेरे माँ बाप की मौत के बाद मेरी मौसी ने ही मुझे पाला था। मेरे अंदर आत्मविश्वास की बहुत ही कमी थी। जब रोहित का रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरी मौसी ने झट से हाँ कर दी। ये भी नहीं देखा कि परिवार किस तरह का है। यहाँ का माहौल बहुत ही अजीब सा था। घर बहुत छोटा और लोग बहुत ज़्यादा थे। घर में जब भी खाना बनता तो वो लोग इस कदर खाने पर टूट पड़ते जैसे किसी ने कभी खाना ही नहीं खाया हो। मुझे इस घर में आज तक भरपेट खाना नहीं मिला था, लेकिन ताने खूब मिलते थे। यहाँ लोग जानवरों की तरह करते थे। रोहित 2 साल से बेरोजगार थे। बहुत ही मुश्किल से उनका वीज़ा अमेरिका के लिए लगा था। हमारा एक बेटा भी था। जब उनका वीज़ा आया तो मेरे पति ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा, तुम चिंता मत करो। जब मेरे पति ने मुझे ये बातें कहीं तो मेरी सास और ननद ने ये बातें सुन ली। मेरी सास झट से बोली, हमने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और सपने तुम अपनी पत्नी के पूरे करोगे। रोहित चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनते रहे और मैं भी चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं उनसे कुछ कहूँ। रोहित चले गए और मेरी ज़िंदगी में सन्नाटा सा छा गया। बस इसी तरह ज़िंदगी दिन गुजरने लगे। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरे पति का कोई अता पता नहीं था। घर से जाने के बाद उनका ना तो कोई फ़ोन आया, ना ही कोई खबर मिली थी। इधर घर में मेरे लिए परेशानियां बढ़ती जा रही थी। मेरी सास ने मुझे मेरे कमरे से बाहर निकाल दिया और मेरा कमरा मेरे देवर को दे दिया। मैंने अपनी सास से कहा भी था कि मैं बच्चे के साथ कहाँ रहूँगी, लेकिन मेरी सास ने मुझसे कहने लगी कि आंगन में बहुत जगह है। मेरी सास ने मुझे बहुत ही बेपरवाह होकर बोला था। मैं भी क्या करती। इधर मेरे पति का कोई अता पता नहीं चल रहा था। मैंने चुप करके अपना बिस्तर बाहर आंगन में लगा लिया। मुझे सिलाई का काम आता था तो मेरा छोटा मोटा खर्चा उससे निकल जाता था। फिर भी मेरी सास मुझे ताने दिए बिना नहीं रहती थी। मेरे पास कोई नहीं था जिसे मैं अपनी तकलीफ बता सकती। एक मौसी थी जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, उनकी भी मौत हो चुकी थी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। सबका खाना और घर के काम मैं ही करती थी, बाकी सब आराम करते थे। एक दिन मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, जिसके कारण मैं खाना नहीं बना पाई। फिर क्या था, मुझ पर कयामत आ गई। मेरी सास ने बोल बोल कर सारा घर सर पर उठा लिया था। मुझे और मेरे बच्चे को बुरा भला कहने लगी। मेरी सास ने जब इतना हंगामा कर दिया तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने गुस्से से कह दिया कि मैं बच्चा अपने मायके से लेकर नहीं आई हूँ। मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ, घर के सारे काम मैं ही करती हूँ, साथ में सिलाई का काम भी करती हूँ। आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है तो मैं एक दिन अगर खाना नहीं बना पाई तो आपने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। मेरा इतना ही बोलना था कि मेरी सास ने मुझ पर हाथ उठा दिया। उन्होंने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर दे मारा। मैं तो पहले ही सबकी आंखों में खटकती थी, अब तो उनको मौका मिल गया मुझे घर से बाहर निकाल कर छुटकारा पाने का। सबने मिलके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपने 3 साल के बीमार बेटे को गोद में उठाकर परेशान खड़ी थी। सोच रही थी कि कोई इतना जालिम भी कैसे हो सकता है। मेरा नहीं तो कम से कम मेरे बीमार बच्चे का ही सोच लेते। ये तो इनका खुद का खून है। मैं रिक्शे में बैठकर बस अड्डे तक पहुंची। मैं अपने दूर के एक रिश्तेदार के घर चली गई। उन्होंने मेरा स्वागत ऐसे ही किया और मुझे साफ शब्दों से कह दिया कि मेरे पति को इस तरह किसी का घर में रहना पसंद नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ रात को रुक कर सुबह चली जाना। मैंने वहाँ जैसे तैसे बरामदे में बैठकर ठंड में रात गुजारी और सुबह होते ही वहाँ से निकल गई। मैंने रास्ते में रुककर अपने बच्चे के लिए बिस्किट और कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद लिया। फिर मुझे अपनी जान पहचान वाली दीदी का ख्याल आया जो कि उसी शहर में रहती थी। मैं दीदी के घर पहुँची और अपने हालातों के बारे में बताया। वो मुझसे कहने लगी, तू परेशान मत हो, यहाँ एक मकान खाली है, उसको किराए पर ले लेते हैं। मेरे पास सिलाई से कमाए हुए कुछ पैसे थे। इस तरह मेरी कुछ परेशानियाँ दूर हो गईं। यहाँ एक अच्छी बात थी कि पास में ही एक कपड़ों का कारखाना था। दीदी बोली कि मैं
कोशिश करूँगी कि तुम्हें वहाँ पर काम मिल जाए। फिर मैं दीदी के साथ मकान देखने चली गई। मकान बहुत छोटा था, लेकिन मुझे किसी महल से कम नहीं लग रहा था। मैंने 1 महीने का किराया एडवांस में दे दिया और घर की चाबी ले ली। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और मुझे कारखाने में काम मिल गया। मेरा सारे दिन काम करके बुरा हाल हो जाता था, लेकिन जब पैसे मिलते तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती। जब कोई शरीफ औरत अकेली हो तो उसको बहुत संभल कर चलना पड़ता है। मैं डर की वजह से अपने आस पड़ोस में भी नहीं जाती थी, क्योंकि हर घर में मर्द होते थे। खाने पीने की मुझे अब कोई चिंता नहीं थी, लेकिन मुझे अपने पति की बहुत याद आती थी, जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। मैं उनके बारे में सोचकर बहुत रोती थी। मैं अपने पति के बारे में जानने के लिए अपने ससुराल में फ़ोन करती थी, लेकिन वो लोग मेरी आवाज़ सुनकर ही फ़ोन काट दिया करते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मुझसे जान छुड़ाकर बहुत ही खुश थे। मेरे घर के बराबर में एक औरत रहती थी, जिससे मेरी बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी। हम एक दूसरे के घर भी जाया आया करते थे। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैं अपने ससुराल रोहित की खबर लेने पहुंच गई। उन्होंने मेरे साथ कोई बातचीत नहीं की, लेकिन मुझे एक बात पता चली कि मेरे सास ससुर और मेरे बड़े जेठ की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मैं बहुत रोई और रोकर वापस अपने घर चली आई। अब मेरे पर और मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। मुझे कारखाने से काम मिलना बहुत कम हो गया, जिससे पैसे भी कम मिलता था। मैं फिर से एक बार परेशान रहने लगी थी। धीरे धीरे तो बिल्कुल ही काम मिलना बंद हो गया। अब मेरे चारों ओर परेशानियां ही परेशानियां थीं। अक्सर मेरी पड़ोसन कहती कि इस घर में रहने वाला इंसान ज़्यादा दिन खुश नहीं रहता, क्योंकि यहाँ एक लुटेरा पुलिस के हाथों मारा गया था। उसकी बातें सुनकर मुझे वहम होने लगा था। मैं और भी ज़्यादा डर गई थी। एक दिन दोपहर का समय था। मेरा बेटा सो रहा था। मैं भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि अब सब कुछ ठीक कर दो। अब तो मेरे बचे हुए पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। मैंने आंगन में एक तरह खाने के लिए कुछ सब्जियां उगाई हुई थी। मैंने वहाँ आलू भी लगा रखे थे, तो मैंने उनको खोदने शुरू किए। जब मैंने वहाँ पर खोदना शुरू किया तो मुझे वहाँ पर कुछ सख्त चीज़ के होने का एहसास हुआ। मैंने और भी ज़्यादा खोदना शुरू किया तो मुझे एक डिब्बा दिखाई दिया। मैंने उस डब्बे को डरते डरते खोला तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि उस डब्बे में तो बहुत सारे पैसे और गहने थे। मैं उस डिब्बे को लेकर कमरे में आ गई और उस गड्ढे को वैसे ही भर दिया जिससे किसी को कोई शक ना हो। मुझे लगा अब मेरी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। मैंने धीरे धीरे करके सबके उधार चुकाने शुरू कर दिए थे। मैंने सारा पैसा एक साथ बाहर नहीं निकाला, जिससे किसी को शक न हो। मैंने सबको ये कहना शुरू कर दिया था कि अब मेरे पति पैसा भेजते हैं। मैं एक अकेली मजदूर औरत थी। अगर किसी को ज़रा सा भी भनक हो जाता कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो ना जाने मेरा क्या होता। इसीलिए मैं हमेशा अपनी गरीबी का रोना रोती रहती थी। घर का खर्च भी बहुत ही हिसाब से करती थी। शायद ये पैसा उसी लुटेरे ने चुराए होंगे जो पुलिस के हाथों मारा गया था। फिर एक दिन एक पड़ोस की औरत मेरे घर आई और पूछने लगी कि घर का खर्च कैसे चलता है। मैंने कहा ठीक ही चल जाता है, बस रोटी पानी का खर्चा चल रहा है। फिर वो मुझसे कहने लगी कि अगर पैसों की तंगी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह नौकरी लगवा दूंगी। तुम सुंदर भी हो, काम जल्दी मिल जाएगा। मैंने हैरान होकर पूछा, काम का सुंदर होने से क्या लेना देना। वो मुझसे कहने लगी कि एक कोठी है और उसके मालिक को एक सुंदर सी लड़की की ज़रूरत है, बहुत पैसा मिलेगा। तू समझ रही है मेरी बात? तो अपनी सुंदरता का फ़ायदा उठा। उसकी बातें सुनकर मेरा मन कर रहा था कि उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दूँ, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया और उसको कहा, खड़े हो जाओ और आज के बाद मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। उसके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा यहाँ कोई नहीं था। उस दिन मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। मैं सोने की कोशिश ही कर रही थी कि किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैं तो बहुत डर गई कि इस समय कौन हो सकता है। मैंने डरते डरते पूछा, कौन है बाहर? बाहर से किसी आदमी की आवाज़ आई। वो मेरा मकान मालिक था। उसने मुझे बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, मेरी मदद कर दो। मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा खोल दिया और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।
मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उस आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए अंदर की तरफ धकेल दिया। वो मुझे गलत नज़रों से देख रहा था। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उसको धक्का मार दिया। वो नीचे गिर गया। मैंने वहीं एक डंडा पड़ा था, उससे उसे मारना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो खुद को संभालता, मैं अपने बेटे और उस डब्बे को लेकर वहाँ से भाग गई। मुझे कोई होश नहीं था कि मैं किस तरफ भाग रही हूँ। कुछ समय तक वो मेरे पीछे आ रहा था, लेकिन फिर वो शायद वापस मुड़ गया। मैं सड़क तक पहुँच गई। मेरी सांस फूल रही थी। मैं अब बेटे और डब्बे के साथ नहीं भाग सकती थी। मैं वहीं बैठ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं आगे क्या होने वाला था। मुझे लग रहा था कि इस दुनिया में एक अकेली औरत को इज्जत बचाना भी इतना मुश्किल हो सकता है। मैं बुरी तरह बैठी रो रही थी कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। मेरी डर के मारे सांसें ही रुक गई थी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पति रोहित मेरे सामने खड़े थे। उनको देखकर मैं और भी तेज तेज रोने लगी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे पति मेरे सामने खड़े हैं, वो भी जिंदगी के इस मोड़ पर जब मैं बुरी तरह से हार चुकी हूँ। रोहित ने मुझे चुप कराया और अपने बेटे को भी गले से लगाया और उसके बाद हम एक किराए के घर में आ गए। फिर उन्होंने बताया कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिसके साथ वे अमेरिका गए थे वो गलत लोग थे। यहाँ से जाने के बाद वो लोग रोहित पर बहुत जुल्म करते थे और उसने गलत काम भी करवाते थे। वो वहाँ से बहुत मुश्किलों से बचकर अपने देश वापस आ गए, लेकिन जब घर आए तो पता चला कि हम लोगों को घर से निकाल दिया गया है। उन्होंने हमें हर जगह ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम नहीं मिले। फिर मैंने उनको एक बार बताया था कि दीदी के बारे में। वो हमसे मिलने ही आ रहे थे कि हमारी मुलाकात हो गई, वो भी इस हालात में। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और रोहित ने उस डब्बे वाले पैसों से अपना काम शुरू किया, जो कि बहुत अच्छा चल पड़ा। आज हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं भगवान का हर वक्त शुक्रिया अदा करती हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कहानियों को शेयर कर दिया करें। बाय बाय।